दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। अम्बेडकर नामा इज बैक, सिंघम इज बैक, ओरिजिनल फिल्म वाला नहीं। और आप जानते हैं कि हमारे इधर एक कहावत है कि जब आप कोई भी काम शुरू करें, तो इसको मैं शुरू करना ही समझ रहा हूँ। अम्बेडकर नामा को दोबारा शुरू हो रहा है। कोई भी काम शुरू करें तो कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। और इसलिए पहला एपिसोड वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब, आप सब सुनते हैं, खूब चाव से सुनते हैं इनको। तो मैंने कहा कि अम्बेडकर नामा जब शुरू होगी तो जेपी सिंह साहब के इंटरव्यू से मैं शुरू करूंगा। तो इसलिए मैंने आग्रह किया था कि पहला वीडियो अम्बेडकर नामा पे बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से करना चाहिए। आप लगातार सुनते रहते हैं जेपी सिंह साहब को, और आज पूरा वीडियो सुनेगा। बहुत दिन हो गए इनको हमने सुना भी नहीं, पढ़ा जरूर है, लेकिन सुनने का आनंद जो है डिफरेंट होता है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में स्वागत है, और जेपी सिंह साहब का स्वागत कीजिए। और सीधे लिए चलता हूँ एकदम इलाहाबाद। क्या हुआ, कई दिनों से बात नहीं हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, यूपी की राजनीति में क्या हो रहा है, वह जो फैक्टर इंपॉर्टेंट विमर्श बन के उभरा है अभी पिछले कुछ दिनों में। तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि शुरू से मैं ये बात कह रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि कई चरण में चुनाव हो, क्या बीजेपी के वोटर इल्यूजन में है, किधर बट रहे हैं, क्या हो रहा है, आरएसएस ने क्या कमांड ले लिया है अपने हाथ में चुनाव का पूरा, ये तमाम बारीकियों को समझेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत बधाई फिर से अम्बेडकर नामा के लिए। सर। और शुक्रिया। एक बात और मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ या श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जब अम्बेडकर नामा पिछले 7-8-9 दिनों से बंद रहा जी। कई लोगों ने मुझसे जो है पूछा, बुद्धिजीवियों ने, कि भाई आजकल अम्बेडकर नामा नहीं आ रहा है क्या? भाई आप तो लाइक डिसलाइक में दिखाई नहीं पड़ते। कहीं नहीं, हम लोग हमेशा अम्बेडकर नामा देखते हैं। प्रोफेसर रतनलाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको चला रहे हैं, और काफी जो है, ये नहीं है कि एकांगी चल रहा हो, सबको लेके चलने की बात है। तो मुझे लगा कि अम्बेडकर नामा की स्वीकार्यता कितनी बढ़ी है। जी दरअसल इस सरकार ने कुछ किया हो या न किया हो, लोगों को डरा दिया है। जी जी लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता से भी इतना डरते हैं, या जो मतलब जिनको आवाज उठा के बोलना चाहिए बौद्धिकों को, वो जी इतना डरते हैं कि ऐसा ना हो कि उनका नाम नोट हो जाए, उनके घर में ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाए, कुछ नहीं तो इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए। आपसे बता दें, हाँ ये स्थिति है। तो इसलिए आपको फिर से एक बार बधाई। और कभी भी किसी चीज से निराश न होने के अलावा के बजाय मतलब लड़ना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। और हम गलत नहीं है तो क्यों डरें? सर, शुक्रिया। और मैं आप जानते हैं कि मैं एक्टिविस्ट भी हूँ और बहुत जिगरे के साथ लड़ता हूँ। तो जब मेरा यूट्यूब बंद किया गया था तो मैंने अगले दिन 2 चैनल खोल दिए। तो जो भी साथी सुन रहे होंगे और आपके संपर्क में, अम्बेडकर नामा ग्लोबल और बहुजन विजडम, 2 चैनल मैंने खोले अगले दिन, और वो भी ठीक ठाक चल रहा है। ये वीडियो उसमें भी जाएगा। तो हिम्मत मैंने हारा नहीं। और दूसरी बात है कि मैंने एक किताब का काम भी शुरू कर दिया। तो आपदा में अवसर हम भी निकालते हैं। इसलिए सारे साथियों को शुक्रिया कि आप अम्बेडकर नामा देख रहे हैं। और जेपी सिंह सीधे चलते हैं हम कि यूपी में का हो रहा बा। देखिए, पछुआ चल रही है यूपी में, अच्छा। पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है। जो सहारनपुर से हवा चली है, वो हवा अभी आज 5वें चरण में जो जिस पट्टी में वोट हो रहा है, इलाहाबाद से बहराइच तक, प्रयागराज से बहराइच तक, बार बार इलाहाबाद का नाम मुंह में आ जाता है। और मैं तो ये चाहूंगा बौद्धिक होने के नाते कि इसका नाम फिर से प्रयागराज से बदल के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सरकार कर दे, जो जी नई सरकार आ रही है। जी दुनिया 21वीं शताब्दी में जा रही है, और ये सरकार हमको पूंगापंथी में धकेल रही है, जी जबरदस्ती हमारे ऊपर आरोपित कर रही है कि पूंगापंथी में हम जाएं। तो इलाहाबाद ही नाम क्या खराब था? तो सब सवाल इस बात का है कि जो पछुआ की बयार सहारनपुर से चली है, वो अभी भी 5वें चरण में भी जारी है। और मैं पिछले हफ्ते बलिया गया हुआ था, तो पूरी गंगा पट्टी में जी जो समस्या है वो अपनी जगह कायम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो हिंदुत्व का छद्म था, हिंदुत्व के छद्म के नाम पर ये बाकी जातियों को, हिंदू जातियों को गोलबंद करने की जो इनकी कोशिश थी, इस चुनाव में वो पूरी तरह धराशायी नजर आ रही है। जी
सवर्णों में भी ब्राह्मणों का वोट फ्रैक्चर दिखाई पड़ रहा है। केवल ठाकुर और कायस्थ ऐसे वोट हैं जो इनके साथ एकदम बिल्कुल एकजाई जुड़े हुए हैं, और बनियों का भी कुछ वर्ग है जो जुड़ा हुआ है। नहीं तो बनियों को भी इन्होंने काफी परेशान किया है। अगर उनको अपने जीएसटी से लेके, अपने व्यापार से लेके इसका अगर ध्यान होगा तो वो जरूर या तो वोट नहीं करेंगे, या करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ फ्रैक्चर होगा। वो इन ब्लॉक वोट करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अच्छा। बनिया तो अपने हाथ इलाव के बारे में ज्यादा जो है मतलब क्या कहते हैं सोचते हैं। हम लोग तो हाथ इलाव के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं। हम्म। ब्राह्मण वोट फ्रैक्चर है, टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है, और बाकी हिंदुत्व का छद्म टूट गया है। आपके सपा के साथ जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजर और जाट साथ में थे, उसी तरह मध्य उत्तर प्रदेश से लेके और आपके क्या कहते हैं पूर्वांचल के कोने तक पटेल वोट, कुर्मी वोट जो है सपा पर चढ़ गया है, जो टोटल जो है पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ था। जी। इस बार अगर उसमें से कहीं कहीं 80% और कहीं कहीं 50%। अब स्थिति आप ये समझिए कि इलाहाबाद में 12 सीटों में ढूंढना पड़ रहा है कि किस सीट से भाजपा जीत रही है। जी। अगर जीतने का अंतर भी होगा तो बहुत कम होगा, वरना तो मतलब यहाँ खाता खुलने के भी लाले पड़ गए। 12 सीट में 11 सीट पर सपा भारी है, और एक सीट शहर उत्तरी है जहां अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस के भारी हैं। अब ओके। चुनाव में तो जब तक मतगणना ना हो तब तक आप नहीं कह सकते कि कौन सी सीट जीतेंगे कौन सी हारेंगे। आपके इलाहाबाद से जुड़ा हुआ कौशाम्बी है, जो किसी समय इलाहाबाद का ही प्रयागराज का हिस्सा था, बाद में अलग जिला बन गया कौशाम्बी। वहां 3 सीटें हैं, तीनों सीटों में पिछली बार बीजेपी जीती थी, और इस बार तीनों सीटों में बीजेपी की पराजय होती दिख रही है। उसमें एक सीट केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी है। अब वहां पल्लवी पटेल, जो कृष्णा पटेल सोनेलाल की जो है पत्नी और लड़की की पार्टी है, आपके अपना दल कमेरावादी, हम्म। उससे है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने नाको चने चबवा दिए हैं। यहां तक स्थिति है समझ लीजिए इनकी, केशव प्रसाद मौर्य की, कि अंतिम क्षणों में चुनाव प्रचार खत्म होने के जस्ट पहले इनको अमित शाह की भी एक फिर से रैली करानी पड़ी। क्यों? क्योंकि अखिलेश और उसके बाद डिम्पल यादव और जया बच्चन ने वो समा बांधा कि जातिगत समीकरण के अलावा वो समा इतना मजबूत हो गया है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी जीतने के लाले पड़े हुए हैं। और आज भी जो फील्ड रिपोर्टिंग जैसे आपके बहुत बड़े पत्रकार हैं दिल्ली के, अजीत अंजुम जी, वो कर रहे हैं, उनके उससे भी यही ध्वनि निकल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की हालत बहुत पतली है। फिर हम्म। यहाँ बसपा के कद्दावर नेता, पारसी नेता इंद्रजीत सरोज, जो काफी पहले बहन जी को छोड़ के सपा में शामिल हो गए थे, उनके लड़ने से, मंझनपुर से, उनका भी चुनाव बहुत भारी है। उनके लड़ने से पासी समाज भी सपा के पक्ष में इलाहाबाद प्रयागराज की सभी सीटों पर गोलबंद हो गया है। तो पासी जो पहले बीएसपी में थे और अपना दल में जो आपके क्या कहते हैं, जो पूरी तरह अनुप्रिया के साथ पटेल चले गए तो भाजपा में चले गए थे, या कहीं कहीं बसपा में थे, उनका जो है झुकाव इस बार सपा के गठबंधन के साथ हो गया है, और ये सपा के लिए भारी कॉम्बिनेशन हो गया है। इसके अलावा जो मुस्लिम वोट है वो एक मुश्त पड़ रहा है। अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो भी 5% वोट उसको चला जाए अलग बात है, वरना जो है मुस्लिमों का वोट एक मुश्त सपा को यहाँ की सभी सीटों पर पड़ रहा है। हम्म। इसलिए ये हिंदुत्व का जो छद्म इनका था वो धराशायी हो गया। और ओवैसी का जो फैक्टर था, या इन्होंने पूरे चुनाव के पहले से जो नैरेटिव हिंदू मुसलमान का बनाने की कोशिश की थी, उससे मुसलमान बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुए, और उन्होंने चुप्पी साधे रखी, उन्होंने शांति बनाए रखी, और उनका आक्रोश इस बार चुनाव में दिखाई पड़ रहा वोट के रूप में। सर। ये जो हो रहा है ये मुसलमानों के लिए एनआरसी और सीएए का भी विरोध का जो है मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये अंडर करंट है। ये अच्छा। चुनाव जो हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी हैं जो नई पेंशन योजना से परेशान हैं, जिनको पता चल गया है कि नई पेंशन योजना जो है उनके लिए बहुत घातक है, क्योंकि जो सब्ज बाग दिखाया गया था उस सब्ज बाग के उहापोह से वो ऊपर निकल चुके हैं। पता चला कि किसी की डेथ हो गई तो उसको कोई पेंशन ही नहीं है, उसके परिवार को कोई पेंशन ही नहीं, तो जो सोशल सिक्योरिटी थी पेंशन की वो समाप्त हो गई है। तो पुरानी पेंशन योजना को अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में जारी शामिल किया है,
और कई मीटिंगों में लगातार वो कह रहे हैं कि सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे इन टोटो, और जिस डेट से खत्म हुई है उस डेट से लागू करेंगे। इससे राज्य सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र के कर्मचारी हो, और प्रयागराज एक बहुत बड़ा हब है कर्मचारियों का भी, क्योंकि यहाँ जो है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के भी कर्मचारी एक प्रकार से पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच में झूल रहे हैं, और सबको समझ में आ रहा है कि पुरानी पेंशन योजना सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। सबको ये चिंता है कि बाल बच्चों का क्या होगा। इसके अलावा अखिलेश ने कहा है कि हम सारी नौकरियों को फिर से बहाल करेंगे, पुलिस की भर्ती खोलेंगे, सेना की भर्ती खोलने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि वो, क्योंकि केंद्र सरकार में सेना की भर्ती है। लगातार उत्तर प्रदेश में डिमांड चल रही है कि पुलिस की भर्ती और सेना की भर्ती खोली जाए। उसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री, जिसमें अधिकांश लोग इसके दायरे में आ जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री में। इसके अलावा अखिलेश ने यह भी घोषणा की है कि हम 5 किलो राशन जो ये दे रहे हैं, हम इसको जो है 5 साल तक हमारी सरकार आ जाएगी तो चलाएंगे, जबकि इन्होंने मार्च में ही खत्म करने की बात की है। हालांकि इसको भी लेके कुछ गोदी मीडिया और कुछ जो हमारे सोशल मीडिया में गोदी मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार बैठे हैं, वो इसको इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश को क्यों कहना पड़ा। सवाल इस बात का है कि जब सरकार की कमियों को लेके या जिन मुद्दों से जनता उद्वेलित है, अगर उनको बार बार उठाया जा रहा है, ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जो लाभार्थी हैं वो बीजेपी का नया वोट बैंक बने हैं। अब कोई उनसे पूछे कि जो लाभार्थी हैं क्या वो किसी जाति विशेष के हैं, या उसमें जो एक गरीबी के तबके वाले लोग हैं, या जिनको आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं उसमें सभी जातियों के लोग हैं। तो सभी जातियों के लोग हैं और जातिवाद में बटा है, तो जातिवाद के हिसाब से तो 15% और 85% का झगड़ा हो गया है। तो 15% और 85% के झगड़े में, या जो 20% देश में मुसलमान है, 18% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, उसमें भी जिनको आप दे रहे हैं तो वो आपके जो है 5 किलो अनाज से जो है आपको वोट दे देंगे। तो उसके जवाब में अखिलेश ने भी घोषणा कर दिया कि भाई ये बात छूटी हुई थी। उन्होंने भी घोषणा कर दिया कि हम, ये तो मार्च तक कह रहे हैं ना, अभी मार्च के आगे कहीं इन्होंने नहीं कहा है, पहले नवंबर में ही खत्म हो रहा था। उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम अगले 5 साल तक देंगे। अब इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, पुरानी पेंशन योजना का कोई जवाब ही नहीं है। तो और फिर हिंदुत्व का एकदम जो छद्म है वो बिखर गया है। जो ये चाहते थे कि हिंदुत्व के नाम पर सारे लोगों को इकट्ठा करके 15% की जो है वो डिक्टेटरशिप चलाएं, वो मामला एकदम जो है समझ लिए फिजिल आउट हो गया। सर, जी आपने तो सारा सारांश आपने निचोड़ दिया, लेकिन एक दो सवाल और मेरे पास है। जी बताइए। और आपने जो है जो पहला स्टेटमेंट कहा वो आपने आधी स्टेटमेंट है, हाफ, या आप बलिया गए थे। जी नहीं तो आप बलिया बलिया वाला सुन लीजिए। 2 इशू और भी हैं, एक छुट्टा जानवरों का गोवंश का इशू है। सर, तो अभी अभी मेरा सवाल तो सुनिए पहले, सवाल जी तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप बलिया गए थे, हमारे दोस्तों को ये नहीं बताया कि बलिया में ससुराल गए थे, शादी में गए थे। और ये भी आपको बताना होगा कि योगी राजपूत है और आप भी राजपूत है। तो शादी में गए तो बहुत सारे राजपूत मिले होंगे, तो वो राजपूत लोग क्या कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। देखिए हमने आपको, अभी आपने फिर ठीक से सुना नहीं, आपको वो आप भूल गए। हमने कहा कि इस समय राजपूत ससुराल और में तो बहुत वहां पे मटन वटन खा के आए हैं, तो मलाई पुआ मैंने पता किया है। जी तो टाइप जो है, ये जो है वो बहुत ही बाई एंड लार्ज भाजपा के साथ है। कौन? और अच्छा, राजपूत ठीक। राजपूत राजपूत इसलिए भाजपा के साथ हैं क्योंकि उनको लगता है कि राजपूत मुख्यमंत्री है, और गोरखनाथ पीठ के प्रति उनकी काफी श्रद्धा राजपूतों की है कि ये राजपूतों का जो है मठ है, अच्छा। अच्छा। राजपूत ही होते हैं। ओ। जी उसमें जितने भी महंत हुए, महंत दिग्विजय नाथ हो, महंत गोरखनाथ भी, वो राजपूत शरीर ही थे। जी हालांकि वो लोग जो है वो क्या कहते हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, और नाथ संप्रदाय का ये सनातन संप्रदाय से काफी डिफरेंट है मामला। और जी वो जो है वो आपका मांस भोजी है मूलतः। लेकिन अब ऐसा है ना कि जो फ्यूजन हो गया है धर्म का, शैवों का, शाक्तों का, वैष्णवों का जो आपस में फ्यूजन हो गया है, उसमें जो है वो कौन कब सनातन बन जाए, कौन कब नाथ संप्रदाय बन जाए, कब शैव बन जाए, कब वैष्णव, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जी इस फ्यूजन में जो आपका कायस्थ समुदाय है, ये 9 ब्राह्मण है।
इसको अभी तक ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित कर रखा था। मौका मिला है ब्राह्मण बनने का। ये ब्राह्मणों से भी ज्यादा कर्मकांड का इस समय पालन कर रहे हैं। बलिया जो मैं गया था तो मैंने देखा कि इलाहाबाद से मिर्जापुर में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में ओम प्रकाश सिंह एक जो है कुर्मी के मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी के सीनियर नेता थे, उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है, वो शायद जीत जाए। पटेल है, ओम प्रकाश सिंह पटेल है कुर्मी। लेकिन बाकी 4 सीटों में 3 सीटें सपा के पक्ष में भारी पड़ रही हैं और उनका भी मामला डाउटफुल है क्योंकि उनके खिलाफ कमेरावादी पार्टी के अपना दल का कैंडिडेट खड़ा हुआ है। तो 4 सीट में मान लिया अगर 3 सीट मिली है, नहीं तो 4 सीट मिल गई तो बीजेपी साहब मिर्जापुर से। वहां से आगे आप गंगा पट्टी में बनारस पहुंचेंगे। बनारस में 8 सीटों में 4 सीटें तो लोग कह रहे हैं कि सरतिया सपा जीतेगी, 2 सीटों पर और सपा भारी पड़ रही है। 8 में 6 सीटें। नतीजा क्या है कि आरएसएस के चिंतन शिविर में एक हुआ था अभी जालौन में, वहां से जो है मोदी जी को कहा गया कि आप जाके बनारस में 3 दिन प्रवास कीजिए, नहीं तो जो है बनारस हाथ से निकलेगा तो इसका बहुत खराब संदेश जाएगा। और संभवतः जिस तरह की सूचनाएं आ रही, मोदी जी 2 तारीख से 5 तारीख तक मार्च में, वहां 7 तारीख को आखिरी चरण में बनारस का चुनाव है, वहां प्रयास करके वहां माहौल बनाएंगे भाजपा के पक्ष में। वहां से आप गाजीपुर चलिए। गाजीपुर में 7 सीटें थी, 7 सीटों में इस बार 6 सीटें सपा का गठबंधन जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि पिछली बार 5 सीटें भाजपा गठबंधन जीता था। 3 सीटें जीती थी जो है आपकी भाजपा ने और 2 सीटें जीती थी आपके राजभर पार्टी ने। इस बार राजभर पार्टी जो है सपा के साथ है और अंसारी परिवार भी सपा के साथ है प्रकारांतर से। तो इसलिए उन दोनों के फैक्टर से वहां 6 सीटें सपा भारी पड़ रही है। बलिया में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में पिछली बार 5 सीटें भाजपा ने जीती थी, 1 सीट जीती थी सपा, राम गोविंद चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष थे, और दूसरी सीट जो है उमाशंकर सिंह एक रसला से जीते थे बसपा से। तो वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव से जीतते हैं, वो अभी भी जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और राम गोविंद चौधरी सहित बाकी और 5 सीटें जो पिछली बार भाजपा ने जीती थी, वो इस बार सपा की ओर पलड़ा जो है मतलब झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसमें एक तिवारी भी हैं जो फेफना से चुनाव लड़ते हैं, जहां की जो है ये रहने वाली थी आपके क्या कहते हैं जो दिल्ली में जिसका साथ वो जो बलात्कार वाला कांड हो गया था, में इस बार संग्राम सिंह यादव के जीतने की संभावना है, जो मतलब क्या कहते हैं फेफना से। तो इस तरह जो है ना पूरी पट्टी साफ है। दूसरी बात इसमें आपका क्या कहते हैं जो गोवंश का एक समस्या चल रही है चारों तरफ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। लेकिन आपको बताएं कि इलाहाबाद, बांदा, इस सब जगह ज्यादा है गोवंश की समस्या है। लेकिन बलिया से आगे जो गंगा के का बेल्ट है, चाहे गाजीपुर का बेल्ट हो और चाहे बलिया का बेल्ट हो गंगा के किनारे, वहां गोवंश की समस्या नहीं है, क्योंकि वहां गाय के तस्कर रहते हैं। गाय के अल्पसंख्यक नहीं है, ये गाय के तस्कर बहुसंख्यक मतलब हिंदुत्व के संवाहकों के हैं, के बीच से हैं। वहां अगर आपकी जरा भी लावारिस गाय गोवंश दिखाई पड़ा तो गंगा उस पार गया तो बिहार चला गया, और बिहार चला गया तो वहां से ट्रक में लदा कलकत्ता चला गया। समस्या नील गाय की है। प्रयागराज से लेके बलिया तक गंगा बेल्ट में नील गाय की समस्या है। हमारा जहां मैं गया था अपने ससुराल में और अपना गांव दोनों है वहां आर पार, और दोनों जगह नील गाय के कारण आप समझिए कि कब वो आकर के आपके दरवाजे पर भी लगा पेड़ पौधा फूल पौधा नष्ट कर देंगे, कोई गारंटी नहीं है। कोई एयर फायर करके भी डरवाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर एक छर्रा उनको लग जाए तो गाय के नाम पर थानेदार साहब आगे पूरे गांव को उल्टा लटका देंगे आपसे। अच्छा, उसमें झड़ाई फुगाई लग जाएगी कि आप कैसे उससे बचेंगे। तो नील गाय बहुत बड़ी समस्या है वहां, आप समझ लीजिए। और नील गाय को पता नहीं किसने जो है वो गाय की श्रेणी में रख दिया है, जबकि गाय से कि मतलब इस जाति से प्रजाति से किसी भी प्रकार दूर दूर इसका संबंध नहीं है। ये बकरी हिरण प्रजाति के बीच का जो है जानवर है, आप समझ लीजिए। हिरण से ज्यादा ताकतवर है, बकरी तो खैर बहुत कमजोर निरीह प्राणी है, तो किसी लायक नहीं है, लेकिन एक केवल नष्ट करता है। पता नहीं नील गाय किसने अंग्रेजों के जमाने में इसका नाम नील गाय रख दिया। गाय की वजह से सेंटीमेंट जो है वो हिंदुत्व का जुड़ गया। अब उससे चाहे जितना फसल नुकसान करे, मतलब आप एयर गन से डरवा भी नहीं सकते उनको कि वो मतलब भागे, आप समझ लीजिए। आप बता दें आ जाते हैं तो फिर बड़े से बड़ा जो है समझिए पौधा है, बड़ा से बड़ा एक डेवलप करता हुआ पेड़ है, उसको जो है वो तहस नहस करके चले जाते हैं, पत्तियां नोच लेते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। गोवंश से ज्यादा समस्या नील गाय की है।
अब बिहार में तो नीतीश कुमार ने भाजपा में शामिल, सरकार में शामिल होते हुए भी शिकारियों को लगा के बड़े पैमाने पर जो है कि वो बक्सर से लेके और आपके भागलपुर आगे तक गंगा बेल्ट में मरवाया था। लेकिन यहाँ यूपी में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये सब है स्थिति सर। सर, आज थोड़ा सा अम्बेडकर नामा के दोस्तों को और मुझे भी आनंद लेने के मूड में हूँ। जी बोलिए। तो ससुराल गए थे यार, खूब बढ़िया जी। बढ़िया वहां दबाए, वहां खाना खाए, खूब दबा दबा के मुझे पता लग गया है। और एक पूरे पूरे सर मैं नॉन वेज प्रेमी हूँ। है। मैं लगातार दोनों मीटिंग हफ्तों नॉन वेज खा सकता, हाँ मैं भी हूँ सर। लेकिन खाता हूँ नॉन वेज। हाँ मैंने पता क्या बोली। ससुराल वाले और हमारे गांव वाले दोनों इस बात से तत्पर रहते हैं कि जीजा जी आ रहे हैं या दामाद आ रहे हैं या वहां भैया आ रहे हैं, तो वहां पहले से ही सब जो है वो सहेजे रहते हैं। मछली वालों को बलिया में एक सुरहा ताल है, वहां बहुत शानदार मछली मिलती है हाँ। और इतनी टेस्टी मछली होती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते आपसे बता। वाह वाह। और उधर हमारे जो है वो गंगा का किनारे ही जब गांव है तो फिर मछली की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर दूसरी बात, जो हम लोगों के यहाँ जो बाढ़ से पहले पानी भर जाता था, तालाब है, उसमें भी मछली अपने आप गंगा की आ जाती है। तो उनको हाँ। भी सही दिया जाता है कि भैया जो है भैया आ रहे हैं, जरा ध्यान रखना। तो पता चला इसमें मछली आ गई, दूसरे समय मटन आ गया। मुर्गा में सर देसी वो खाता नहीं हूँ, फार्म वाला देसी मुर्गा वहां मिलता नहीं है। इसलिए नहीं मिलता कि वहां देसी मुर्गा को पता नहीं लोग क्या समझते हैं, उसका दाम 1,500 रुपया है देसी मुर्गा बलिया में। जानते हैं बचपन में मुझे याद है कि जी लोग नहीं खाते थे, कहते थे कि मियाँ जी का ही है। वही जी देश, हम लोग तो देसी मुर्गा ही खाते थे पहले, फार्म वाला तो बाद में आया। जी समझते थे कि ये मियाँ का खाना है, मियाँ जी का खाना है। जी गाँव में मिल जाता था 50-100 रुपये 60 रुपये में। अब जी जी भी कर लेता था कोई एक दूसरे का। सर हम लोगों की तरफ परंपरा है मकान अंदर और मकान बाहर। हाँ जो मकान अंदर बनता था वो परंपरागत रूप से चीजें बनती थी। अब हाँ जैसे और मुर्गा, हम भी, मैं भी लड़कपन में, हमारी माता जी बहुत नॉन वेज प्रेमी थी, जिनके कारण हम नॉन वेज खाने लगे। और मछली की तो बहुत जबरदस्त प्रेमी थी यहाँ पर। हमारे यहाँ हमारी चाची लोग भी मछली की बहुत प्रेमी थी। और मछली गांव की अर्थव्यवस्था में सस्ती इसलिए मिलती थी कि अपने ही तालाब में से निकालनी रहती थी। हाँ। मटन का तो या तो भाई बकरा कटवाएं आप या कहीं से खरीद के मंगवाएं। मछली तो जगह जगह गर्दन झुकाई देख ली वाला मामला था। तो हमारे यहाँ भी प्रयागराज में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहां अगर कभी अंडा या मुर्गा जो है आता था, तो मैं इतना छोटा था, इसके बावजूद माता जी जो है घर के बाहर जो है गली में दरवाजे के बाहर वहां जो है स्टोव जलवा के और हमसे कहती थी ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे आमलेट बनाओ और वहीं खाओ, उसको घर में प्रवेश वर्जित था आपसे बता। हाँ वही मैं कह रहा था। जी जी तो सर इसीलिए इसीलिए बीच में आपका बायोग्राफिकल इंटरव्यू मुझे करना है 2-3 एपिसोड में। और दोस्तों को पता होना चाहिए कि जेपी सिंह साहब कौन है, कैसे हैं। लेकिन चलिए बहरहाल आते हैं। अब थोड़ा बीच बीच में हंसी मजाक भी होगी, लेकिन सीरियस बात भी होगी। जी इतने सारे राजपूत एक साथ मिले होंगे आपको शादी ब्याह में, ज्यादातर बहुत संख्या में। जी जी आपका जात में से भात तो नहीं काटा किसी ने? जी जात से भात तो नहीं काट दिया? नहीं, अरे किसकी हैसियत है सर। देखिए एक जमाने में बहुत सी हैसियत लोगों की हुआ करती थी, जी। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब से ये अंतरजातीय विवाहों का शुरुआत हो गई है और बच्चे बेंगलोर, हैदराबाद, आपके गुड़गांव, इन सब जगहों पे जाके नौकरी करने लगे हैं, बच्चे विदेश जाके पढ़ने लगे हैं, तब से जाति पाति जो है वो उच्च वर्ग में बहुत ज्यादा टूटी है आपसे बता रहे। वो भले अपने नाक के लिए उसको बना के रखें, अब तो गांव गांव में शायद ही राजपूतों का घर ऐसा कोई होगा, शायद ही, जिस घर में एक लड़के या एक लड़की या एक लड़के एक लड़की ने अंतर जातीय विवाह न किया और उसको अब अपरोक्ष रूप से सच पूछिए तो स्वीकृति मिल गई। अब कुछ ही लोग ऐसे रिजिड हैं जो ये जो है मतलब उसमें जातिवाद पर अड़े हैं या पुराने लोग हैं। अब नए लोगों में जातिवाद का असर काफी हद तक समाप्त हो चुका है और जिस तरह मामला चल रहा है उस तरह कुछ आने वाले दिनों में बंगाल जैसी स्थिति हो जाएगी, जहां कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां अंतर जातीय विवाह ना हुआ, ब्राह्मणों की कायस्तों में, कायस्तों की ब्राह्मणों में, या और भी मतलब जो है मतलब कम्युनिटी में, बंगाली कम्युनिटी में। अब इंसान बनने की ओर है, मतलब लोग हाँ
इंसान बने ना बने, लेकिन वो जो झूठा छद्म जाति वाला था वो टूट रहा है। ये मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। आपको बताऊं कि मैं लड़कपन में हमारे गांव में एक बाबू साहब ने एक अहिर की लड़की से शादी कर लिया। अच्छा। साहब के लड़के को लोगों ने घर से निकाल दिया, भात बंद हो गया उसका, और हाँ। उस अहिर लोगों ने भी उसको निकाल दिया, अपनी लड़की को उन्होंने भी उसको स्वीकार नहीं किया, कहा कि तुमने दूसरे में कर लिया तो जाओ करो। वो बेचारे मजदूरी करके, और आप समझिए कि उन्होंने अपना जीवन यापन किया। अब तो खैर वो दिवंगत हो गए। उनके जो बच्चे हैं, एक बच्चे को मैं इलाहाबाद ले आया था, उसको कक्षा 8 तक पढ़ाने के बाद मैंने उसको उसके घर भेजा। उनकी माँ ने कहा था कि आप ले जाइए बाबू, आपका जो भी मतलब ये सहयोग घर में करेगा करेगा, बाकी हमको पैसा नहीं चाहिए, आप इसको पढ़ा दीजिएगा। उसको जो है उमेश प्रकाश सिंह उसका नाम था, मेरा नाम जयप्रकाश सिंह था, तो उसको लोग हमारा भाई समझते थे। मैं क्यों कहूँ कि मेरा भाई नहीं है। हाँ, क्या बात। तो वो यहाँ हमारे घर में हम ही लोगों की तरह रहता था, हमारे सिलवाए हुए कपड़े पहनता था। हमको किसी का ये कि ये जो है रियाया है तो गंदा कपड़ा पहने हमारे साथ रह के, तो ऐसा मैं कभी पसंद नहीं करता। जो एकदम। हम रहते थे खाता था, जैसे हम रहते थे रहता था। 8वां पास करने के बाद उसने कहा भैया हम कुछ करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, तुम अपने जाओ, माता पिता से पूछो, जो हमारा सहयोग होगा देखा जाएगा। तो आपसे बताएं कि ये स्थिति थी। लेकिन आज की डेट में उसी गांव में लोगों ने शादी कर लिया, जो है मतलब क्या कहते हैं, अहिर से, हम्म। अहिर लड़की से शादी कर लिया बाबू साहब के लड़के ने। उनकी स्वीकार्यता बनी हुई है। हम्म। त्याग विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर साहब हैं, और उन्होंने एक प्रोफेसर यादव लड़की से शादी कर लिया है। उसी गांव में जहां उनके पटीदारों को जो है बहिष्कृत कर दिया गया था, उसी गांव में वो जो है वो क्या कहते हैं, अब स्वीकृत है। तो ये टूट रहा है सर। ब्राह्मण राजपूतों की लड़कियां बनियों से, ब्राह्मणों से, कायस्थों से शादी कर रही हैं। कायस्थों ब्राह्मणों की लड़कियां राजपूतों के लड़कों से शादी कर रही हैं। अब खाली फिल्टर डाउन होना बाकी है कि दलित लोगों में भी शादी ब्याह हो। हाँ। ये फिल्टर डाउन हो सकता है। आप फिर हमारी बात सुनिए, मैं कई बार आपको इशारा कर चुका हूं कि जो दलित समुदाय है, या जिसको ये शूद्र समुदाय कहते हैं या दलित समुदाय कहते हैं, वो लोग आपस में तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसमें भी ब्राह्मण है, हम्म। ब्राह्मण है, उसमें भी मध्य जाति है, उसमें भी दलित है। अगर आपको चलना है और वास्तव में तोड़ना है, तो आप सबसे पहले वहां से शुरुआत कीजिए, एकदम। तो तोड़ने की कोशिश कीजिए। अब एक इलाहाबाद में एक भार्गव जो ब्राह्मण कहे जाते हैं, और ब्राह्मण जो है वो बनिया मानते हैं उनको। अब वो जो है होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और जब होम्योपैथी वो पढ़ रहे थे, उनके पिताजी इनकम टैक्स कमिश्नर होकर रिटायर हुए, और इलाहाबाद की बहुत बड़ी पार्टी है। और भार्गव साहब ने जब पढ़ रहे थे तो उनको एक दलित लड़की अच्छी लग गई, पढ़ने वाली साहब, उन्होंने उससे विवाह कर लिया। हम्म। नहीं कि वहां विवाह नहीं हो रहा है, लेकिन दलित ही दलित को ब्राह्मण और जो है मतलब क्या कहते हैं शूद्र में बांटे हुए हैं। उसमें भी एक कौम ब्राह्मण है, एक कौम शूद्र है, एक कौम मध्यवर्गीय जाति है, ओबीसी है। तो सब सब में है उस तरह का पूरा जो है अब इस बात का कि टूटेगा कैसे, ही बताइए। अच्छा, उसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ तोड़ना पड़ेगा भाई। हाँ। एक दलित आप जो है ब्राह्मण और ठाकुर के साथ बैठ के चाय पीना चाहता है, लेकिन भंगी के साथ नहीं पीना चाहता। हम्म। क्यों? तो आप उसको क्यों नहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जाहिर। जी, ऐसा मेरा मानना है। सर एकदम बहुत बढ़िया बात बोले हैं, मेरा भी वही मानना है। और मैं आपको एक और एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करता हूँ आपके आर्गुमेंट को। मोतिहारी में मैं जिस घर में रहता था, भोलानाथ सिंह राजपूत थे, एमएस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। जी और बड़े दबंग आदमी थे, मतलब उनके नाम से बड़े बड़े बाहुबली भी, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, सीपीआई के भी मेंबर रह चुके हैं। उनकी तीसरी पीढ़ी, कई कई जातियों में शादी हो गई, सब मेरे घर परिवार जैसा ही लोग हैं सब। जी जातियों में अलग अलग शादी हो गई, तो वो टूट रहा है एक लेवल पे, वो तोड़ रहा है लोग। अब मेट्रोपॉलिटन जो है, जो कल्चर है, उसे बहुत दिन तक ये सब चले वालेगा नहीं। जिसको सर्वाइव करना है उसको तोड़ना पड़ेगा। चलिए सर, आखिरी सवाल। नहीं, एक इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, जो बात लोगों को मालूम नहीं है। जो भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी रहे, जो मतलब जी। बलिया के, उनके बड़े वाले पुत्र ने तलाकशुदा मेहता मेहता जो गुजरात वाले हैं, वो जो इंदिरा गांधी के उसमें राज्य मंत्री थे, उनकी लड़की से विवाह किया। अभी अच्छा। वो पति पत्नी है। और चंद्रशेखर जी के बारे में कहा जाता है कि इनके भाई एक कृपा शंकर सिंह। उनके लड़के की शादी चंद्रशेखर जी ने हरियाणा के जाटव परिवार की लड़की से किया। वाह।
ऐसा नहीं कि नहीं टूट रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि अगर आप वास्तव में टूटना चाहते हैं, अब जैसे आप राजपूतों को देख लेंगे तो राजपूतों में भी कई कैटेगरी के राजपूत हैं। अभी स्वयं जो राजपूत हैं, पहले इनके मतलब बिरादरी के लोग जब हम लोगों के यहाँ शादी करने के लिए आते थे, तो सबसे पहले घर के लोग ये पूछते थे कि ये बताओ कि तुमको बताया किसने कि हमारे घर में लड़का है। उसको किसी तक ऑफर नहीं किया जाता था। और आज जो है अन्य जातियों में शादी हो रही तो राजपूतों में भी आपस में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। भात लोग नहीं खाते थे उनके यहाँ जो सामंती राजपूत थे, कि जो है आप जो राजपूत हैं उनके यहाँ हम लोग भात नहीं खाएंगे। ये जो सूर्यदेव सिंह इतने बड़े आपके धनबाद के माफिया थे, इनके यहाँ भात नहीं खाते थे, ये भात से बहिष्कृत थे। और हम लोग यहाँ हम लड़कपन से देखे हैं हम कि जो लोग शादी के लिए आते थे या लड़की के लिए शादी खोजने जाते थे या कोई लड़का बताता था, तो जहां गए देखने उसके बाद उस गांव के सबसे बड़े आदमी के यहाँ जाते थे, ठाकुर साहब के यहाँ, और उनसे ये पूछते थे कि शादी करने ठीक है? बोले हाँ ठीक है। तो बोले करना ठीक रहेगा? हाँ बोले ठीक रहेगा, लेकिन कहेंगे एक सवाल है आपसे व्यक्तिगत, कहें क्या आप उनके साथ भात खाएंगे कि नहीं? और अगर उन्होंने कह दिया कि हम भात नहीं खाएंगे, तो चाहे जितना अच्छा लड़का हो शादी नहीं होती थी। ये रोटी बेटी का मामला था, आप समझ लीजिए, लेकिन ये खत्म हो गया। आज जो है, आज इसका टाइटल देंगे राजपूत विशेष। आप राजपूतों से हमको मार खिलवाना चाहते हैं तो बात मैं आ जाऊंगा, मैं डरता नहीं, मैं तो नहीं करते सर, अगर डरते तो ये सब बात बोलते हैं आपसे। मैं इलाहाबाद आऊंगा तो आपके घर आऊंगा, चलूंगा, मैं ठाकुरों से भी मिलूंगा। मेरे घर में बहुत लोग कहते हैं, मेरे दोस्त लोग आते हैं मिलने। सर आखिरी सवाल, जी बातचीत करना जरूरी है, टेंशन रिलीज भी होना चाहिए, हर समय तनाव में नहीं रहना चाहिए। जी जी आखिरी सवाल, बहन जी बाउंस बैक कर रही, हल्के में लोग ले रहे हैं, जी तो जैसे आप जितनी बात कह रहे हैं, लगातार आपसे हम बात कर रहे हैं, आपका पूरा एनालिसिस सपा के पक्ष में जा रहा है। जी लेकिन अभी जो सूचना आ रही है कि बहन जी कुछ एरिया में बाउंस बैक कर रही हैं और उनके वोटर साइलेंट हैं और वो उनको लेके आएंगे, कई सीटें जीतेंगी, क्या है मामला? देखिए, बहन जी की हवा खराब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो कैडर है, कैडर के जो कद्दावर नेता हैं, वो सारे के सारे बहन जी को इक्का दुक्का छोड़ के लालजी वर्मा से लेके इंद्रजीत सरोज तक हट गए हैं। जब बहुजन मूवमेंट काशी राम जी ने शुरू किया था और इलाहाबाद में चुनाव लड़ा था पहली बार बीपी सिंह के चुनाव में, हालांकि लोग कहते हैं कि बीपी सिंह ने उनसे कह के चुनाव उनको लड़वाया था, क्या कहते हैं, देवीलाल से कह के कि उनको चुनाव इलाहाबाद में लड़वा दो, ताकि कांग्रेस का उस समय जो है वो दलित वोट बैंक माना जाता था, कांसी राम जी की वजह से कट जाएगा। कारण जो है, जैसे आपको प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश के जो इधर आसपास के जिलों में जो सपा और या समाजवादी बैकग्राउंड और बाकी बैकग्राउंड में अंतर मिलेगा, वो सिर्फ इसलिए मिलेगा कि लोहिया जी ने प्रयागराज को, इलाहाबाद को अपना कार्य क्षेत्र बना रखा था। वजह से लोहियाइट लोगों की यहाँ काफी जो है बड़ी संख्या हो गई थी, जिसका जो है टेम्पो यहाँ काफी अभी तक बना हुआ है। दूसरा, काशी राम जी की वजह से दलितों का यहाँ बहुत टेम्पो बना था, और पटेलों में बड़े पायदार नेता जंग बहादुर पटेल तो 2 बार एमपी हुए थे जो है यहाँ आपके फूलपुर से, समाजवादी पार्टी से। क्यों? फिर बहन जी का जो काशी राम जी के न रहने के बाद जो बहन जी की कार्य प्रणाली थी, जिससे लोग चिढ़ के, थक के, हार के बहन जी का साथ छोड़ते चले गए। अब उसमें जो पासियों के यहाँ सबसे बड़े नेता हैं, कम से कम हम लोगों के बेल्ट में, इंद्रजीत सरोज, उन्होंने छोड़ दिया। मुसलमानों में एक अच्छी खासी संख्या थी उनकी, आपकी फॉलोइंग की, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने छोड़ दिया। आपके पटेल लोग, जंग बहादुर पटेल और जो पटेल नेता थे बहुजन मूवमेंट में, उन्होंने काशी राम जी के जाने के बाद बहन जी के रीत नीत से क्षुब्ध होकर उन्होंने छोड़ दिया। अब यहाँ एक कौम जो है विशेष रूप से इनके साथ, मायावती जी के साथ बनी हुई है, जाटों की, जिनको यहाँ दूसरी भाषा में कुछ और कहा जाता है, जाति सूचक शब्द है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है। उसमें क्या है, उसमें यह है कि जो भी इनका बहन जी का कैंडिडेट होगा, उसको कहा जाता है कि अगर 1 महीने 1.5 महीने पहले उसको जो है मतलब बता दिया गया है, उसने टिकट ले लिया, तो उनके यहाँ जो है हर हफ्ते बस्ती दर बस्ती उसको दारू मुर्गा की पार्टी करनी पड़ती है उस बस्ती में।
समझे आप? एक प्रोफेसर साहब आए हैं, उनसे हम पूछ लेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। अच्छा, और करनी पड़ती है, और जो है आपको बताएं कि उसको उनके जो विलेज बैरिस्टर हैं, उनको जो है मतलब जो बैरिस्टर लोग हैं उनका जो है उनको जो है उनका हाथ गर्म करना पड़ता है, अच्छा। तो भी गिफ्ट देना पड़ता है। तो अहम मौके पे जो टिकट पाता है वो सब तो ये सब कर नहीं पाता, मतलब कम से कम दावत वाला मामला तो सुननी ही हो जाता है, 10 दिन में क्या दावत करेगा। तो अब ये सब होने के बाद अब आप सोचिए कि हमारा टिल्ट चाहे जो जो जिससे लड़ेगा हम उसी के बारे में कहेंगे ना। अब यहाँ इलाहाबाद में बसपा में अब अगर इंद्रजीत सरोज नहीं लड़ रहे हैं, कहीं लालजी वर्मा नहीं लड़ रहे हैं, इस तरह अच्छा इलाहाबाद में जो हाकिम चंद बिंद जो बसपा के एमएलए थे वो सपा में आ गए, और जो मुस्तफा सिद्दीकी लगातार 3-4 चुनाव से जो है बसपा के लिए सीट जीत रहे थे, वो बहन जी के जो है रीत नीति से क्षुब्ध होकर के वो सपा में आ गए। वो दोनों आज की डेट में सपा में लड़ते चुनाव, जो पिछले चुनाव में इतनी लहर में जीते थे इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक हड़िया से जीते थे हाकिम लाल बिंद, और जो है वो आपके मुस्तफा सिद्दीकी प्रतापपुर से जुड़े जीते थे। इस बार प्रतापपुर के बगल में वो फूलपुर सीट से लड़ रहे हैं, और हाकिम लाल बिंद को सड़िया में सपा ने रिपीट कर दिया है, आ गए थे। अब सवाल इस बात का है कि एक उमा शंकर सिंह जो बलिया में आपको हमने बताया कि रसड़ा में है और वो चुनाव जीत रहे हैं, उनके अलावा आपको बलिया से इलाहाबाद तक एक भी मूर्धन्य कद्दावर जो है बीएसपी में नेता नहीं दिखाई पड़ेगा जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है कि अगर इलाहाबाद में मुझसे मत पूछिए, आपके और भी अगर सूत्र हो उन पत्रकारों से पूछिए या उन लोगों से पूछिए कि भैया इलाहाबाद की 12 सीट का नाम बता दें कि बसपा का कौन कैंडिडेट है। फिर बसपा के बारे में एक ये अवधारणा बन गई है कि ये बीजेपी की बी टीम है, कलंक को ये नहीं मिटा पा रहे हैं। बीच में उड़ गया कि बस अगर जो है भाजपा की सीटें कम आई तो वो जो है मायावती जी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। उसका मायावती जी की तरफ से कोई उस तरह का खंडन नहीं है कि नहीं, हम चाहे जीते या हारे हम इनके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। तो ये परसेप्शन बन गया है, ये नैरेटिव बन गया है कि बसपा ओवैसी की तरह बी टीम। अब उस बी टीम के जब तक आप ठप्पे से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक जो आपके भक्त हैं, जैसे भक्त उनके भी हैं, भक्त सपा के भी हैं, भक्त कांग्रेस के भी हैं, जो चाहे जो हो जाए वो उन्हीं को वोट देंगे, नहीं देंगे लेकिन देंगे तो उन्हीं को देंगे। उस तरह जो सो कॉल्ड भक्त हैं, वो भक्त जो है वो क्या कहते हैं, उनको छोड़ के बाकी लोग क्यों वोट देंगे। फिर जो नया पीढ़ी है, जो नए लड़के हैं, उनको नौकरी चाहिए, उनको चाहे जो नौकरी मिले, उनको सिपाही में भर्ती होना हो, उनको फौज में भर्ती होना हो, उनको क्लास 4 की नौकरी हो, उनको नौकरी चाहिए, जो कि बहन जी दूर दूर तक जो है उसकी जो है मतलब घोषणा नहीं कर पा रही है कि हमारी सरकार अगर बनी या हमारी मिलीजुली सरकार भी बनी तो हम नौकरी हमारी प्राथमिकता होगी। वो तो बोले हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं, हम रोजगार देंगे, ये तो अरे देखा है। आपकी सरकार नहीं बनेगी तो जैसे जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे में बोनस दे रहे थे, तो जब सरकार बन गई जनता पार्टी की तो मुरारजी देसाई ने देने नहीं दिया, आपसे बता रहे हैं। उसके बाद जब फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने रेलवे मैन को बोनस दिया। तो कहना और करने में चूंकि इतनी बार वो फेल हो चुकी हैं कि उसकी विश्वसनीयता नहीं बन रही है। अब जैसे अखिलेश की बात पे लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फिर से लैपटॉप देंगे, क्योंकि इसके पहले वो लैपटॉप वगैरह दे चुके हैं कह करके। सपा वाले कह रहे थे कि ये संभव ही नहीं है। तो बात यह है ना कि जो परसेप्शन विश्वसनीयता अविश्वसनीयता का बन गया है, जो अब जिस नागनाथ से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं उस नागनाथ का ही कोई जो है पगाहा बन के जो उनके साथ जुड़ा रहेगा, उस पर उसका ठप्पा लग जाएगा, तो कैसे उसकी स्वीकार्यता बनेगी। अगर बीएसपी आपको कहीं जीतते हुए मिल रही तो बाउंस बैक नहीं है, ये वहां के क्षेत्रीय जो जिसको टिकट मिला है या जिसने टिकट लिया है, ये अपने प्रभाव से प्लस दलित वोटों के मतलब के कंसोलिडेशन से उस दलित वोटों में भी एक ही मतलब जाति का वोट जो मायावती जी का है, बाकी वोट फ्रैक्चर है, आपसे बता रहे हैं। अब दलित वोट है, सोनकर वोट फ्रैक्चर है, सपा में भी है भाजपा में भी है, मायावती जी के साथ नहीं है। अब मुसलमानों को जैसे इन्होंने बहुत टिकट दिया तो सब लोग मान के चल रहे हैं, इवन कि मुसलमान मान के चल रहे हैं कि आपने जो उनको टिकट दिया है वो सीधे सीधे मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए दिया है, आपको उनको जिताना नहीं है, आप जो है वो बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। ये स्थिति है सर। दूसरी बात आपको उत्तर प्रदेश में नया बात बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी पॉकेट्स में चुनाव लड़ रही है, और मेरे हिसाब से जिस तरह आज प्रयागराज में मुझे देखने को मिला और भी जगह से रिपोर्ट मिली,
उससे मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस अब की बार जो है वो जो काफी मतलब हाशिए पे चली गई थी उससे ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ के जो वोट वो पाएगी वो जो है बीजेपी को नुकसान करेगा। जाहिर है जी सर। शुक्रिया सर, आपने बहुत दिन बाद मैंने आपका इंटरव्यू किया, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आखिरी इंटरव्यू आपका मैंने इसी जैकेट में किया। आज वही जैकेट संयोग है कि वही जैकेट पहना हुआ। और शुक्रिया सर। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब है, मतलब बोलते हैं ना धनाधन बोलते हैं, धनाधन जो है जो हो सब सामने है। 10 तारीख को एकदम लाइव 3 बार इंटरव्यू करेंगे जिस दिन काउंटिंग होगा, और उसके पहले भी 9 तारीख को भी चलेगा। पूरा वीडियो देखिए, पूरा सुनिए, अम्बेडकरनामा को सब्सक्राइब कीजिए, अम्बेडकरनामा ग्लोबल भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुजन विजडम भी सब्सक्राइब कीजिए। लगातार साइंटिफिक सोच के लोग हैं यहाँ, गोदी मीडिया नहीं, यहाँ 40 मिनट में चलता है। जो साइंटिफिक सोच के लोग हैं उनको सुनना चाहिए, जाति नहीं जमात की ओर बढ़ो। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, और आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में सर। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार।